प्यारे भैया बहनों, JLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको NCERT 11th क्लास मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी जो समुच्चय सिद्धांत हमारा चैप्टर है, उसमें जो मोस्ट क्वेश्चन की हमारी सीरीज़ है, इसमें मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो पिछली जो वीडियो मेरी थी उसमें मैंने आपको 1 से 8 तक क्वेश्चन कराए थे। जिन भैया बहनों ने नहीं किए हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 से जो क्वेश्चन नंबर आगे हैं वो मैं बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। एक विद्यालय के अंदर 20 अध्यापक हैं, वो मैथ या फिजिक्स पढ़ाते हैं। उसमें मैथ पढ़ाने वाले भी हैं, फिजिक्स पढ़ाने वाले भी हैं। लेकिन उन 20 अध्यापकों में 12 अध्यापक ऐसे हैं जो केवल मैथ पढ़ाते हैं और 4 अध्यापक ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। और जो कुल अध्यापक है हमारे, उसे हम यूनियन से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास 20 है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि MN माने नंबर, MUP अर्थात मैथ और फिजिक्स के, ठीक है। तो NM मैथ वाले टीचर प्लस NP फिजिक्स वाले टीचर माइनस NM इंटरसेक्शन P फिजिक्स के और मैथ के। तो इसमें कुल टीचर कितने हमारे पास 20 रख देंगे, मैथ वाले कितने 12 रख देंगे, फिजिक्स वाले कौन कौन पढ़ाने वाले हैं वो हम निकाल लेंगे, और जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो 4 हैं। तो यहाँ से हम इसे हल कर लेंगे तो हमारे पास 12 ऐसे टीचर होंगे जो फिजिक्स पढ़ाने वाले होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे क्रमित युग्म दिया है x+1 और y-2 = 3,1। तो ये जो शुरू वाला होता है इसे डोमेन कहते हैं अर्थात प्रांत बोलते हैं, और जो बाद वाला होता है इसे रेंज बोलते हैं अर्थात ये परिसर होता है। तो हम क्या करेंगे, x y की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम इनकी तुलना कर लेंगे। तो x+1 की तुलना 3 से करेंगे और y-2 की तुलना 1 से कर लेंगे, तो x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, कक्षा 11 वालों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू 3,4 है, और सी की वैल्यू दी है 4, 5 और 6। तब ज्ञात करो, हमें ज्ञात करना है। और इसमें जो पहला खंड दिया है हमारे पास फर्स्ट पार्ट में A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, और जो दूसरा पार्ट है इसका उसमें A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो मैं पहला पार्ट आपको बता रहा हूँ। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ध्यान से देखेंगे, A की वैल्यू लिख लेंगे और B इंटरसेक्शन C देखेंगे। B में और C में कॉमन क्या है, ये B और ये C इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों में केवल 4 कॉमन है। बस अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी 4 से करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 1,4, फिर 2 की 4 से करेंगे, फिर 3 की 4 से करेंगे। इस प्रकार से ये इसकी मल्टीप्लाई होती है। इसी प्रकार से अब मैं आपको सेकंड बताता हूँ। उसका सेकंड पार्ट में हम A क्रॉस B निकाल लेंगे पहले। तो A क्रॉस B 1, 2, 3 क्रॉस B 3, 4। तो 1 की करेंगे 3 से, 1 की 4 से करेंगे, 2 की 3 से, 2 की 4 से, 3 की 3 से, 3 की 4 से। इस प्रकार से हम कर लें। इसी प्रकार हमें A क्रॉस C निकालना है। तो A क्रॉस C में A की वैल्यू लिख लेंगे, क्रॉस C की वैल्यू 4, 5 और 6 लिख लेंगे। तो पहले 1 से करेंगे, तो 1,4, 1,5, 1,6।
2 से करेंगे 2,4, 2,5, 2,6। 3 से करेंगे 3,4, 3,5, 3,6। तो इस प्रकार हम A क्रॉस B भी निकाल सकते हैं यहाँ से और A क्रॉस C भी निकाल सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में जो कॉमन है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, A क्रॉस B, 1 3, देखो 1 3 यहाँ देखेंगे है या नहीं है, तो 1 3 नहीं है। 1 4, तो 1 4 देखो है, लिख लेंगे। फिर 2 3, देखो 2 3 नहीं है। फिर 2 4, देखो 2 4 है। फिर देखो 3 3 नहीं है। फिर देखो 3 4, तो 3 4 है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसे कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताता हूँ। इसमें लिखा है इफ़ A इज इक्वल टू -1 और +1, और तब ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम A क्रॉस A निकाल लेंगे। तो -1 की पहले अवयव की सबसे करेंगे, फिर दूसरे की करेंगे। तो -1 -1, ठीक। फिर -1 1, फिर 1 -1, फिर 1 1। इस प्रकार से हम A क्रॉस A करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, A क्रॉस A हम निकाल लेंगे। -1 की -1 से करेंगे, -1 की 1 से करेंगे, 1 की फिर -1 से और 1 की 1 से करेंगे। इसके बाद हम A क्रॉस A निकालेंगे। तो A क्रॉस A मल्टीप्लाई A क्रॉस A, इस तरह से हम कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे। तो देखो इसे कैसे लिखेंगे, पहले हम इसकी इससे करेंगे, तो -1 -1 फिर इसकी हम इसकी करेंगे 1 से, तो -1 1 और -1। फिर इससे करेंगे 1 -1 -1, फिर इसके साथ करेंगे 1 1 -1। इसके बाद में 1 से करेंगे -1 -1 और 1, -1 1 और 1, फिर 1 -1 और 1, और 1 1 और 1। इसमें देख लेंगे कोई पुनरावृत्ति ना हुई हो। देखो माइनस के 3 हैं, तीनों माइनस के हैं, और कहीं तीनों माइनस के नहीं आए हैं। माइनस का 1 है, 2 माइनस के हैं, 1 प्लस का 1 है। यहाँ देख लेंगे हम 1 1 1, 2 -1, ये सब ओके हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है कि मान लीजिए क्या दिया है कि A इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6, और R दिया है x, y सच दैट y बराबर x + 1 द्वारा A से A में एक संबंध है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हम ध्यान से देखेंगे। हमारे पास जो x A बराबर इतने हैं, तो इसमें x की वैल्यू दे रखी है, तो ये x है हमारे पास। तो मैं अगर x की वैल्यू यहाँ देखता हूँ तो मेरे पास
1 2 3 4 5 6 होगा। और मैं y की वैल्यू अगर देखता हूँ, ये डोमेन कहलाती है और y की वैल्यू रेंज कहलाती है। वो कहाँ से निकलेगी? जो संबंध दिया है। अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ, क्योंकि 1 से मेरे पास को शुरू करना है, 1 से ही, तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2 रख दूंगा तो 3 4 5 6 और 7। इस प्रकार से अगर हम इसका प्रतिचित्रण करेंगे, इसे मैपिंग कहते हैं, प्रतिचित्रण करना। ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू। तो मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नंबर है। ये x के मान हैं, ये एलिमेंट है। इनका जो प्रतिबिंब होगा, इमेज होगी, वो इधर बनेगी। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 रखने से मेरे पास 2 बनता है, और 2 रखने से मेरे पास 3 बनता है, 3 रखने से 4 बनता है, 4 रखने से 5, 5 रखने से 6 बनता है, और 6 रखने से 7 बनता है। परंतु 7 जो है वो x के अंदर नहीं है, इसलिए हम 7 को नहीं ले सकते। तो ये जो 7 यहाँ लिखा है, ये मैंने आपको लिख के दिखाया है, इसे आप नहीं ले सकते। तो कितना हो जाएगा? ये 6 तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 तक हो जाएगा ये। ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर होगा हमारे पास, एक 1 नंबर यहाँ होगा, ठीक, और एक 6 नंबर यहाँ होगा। तो यहाँ तो मेरे पास 1 खाली रह गया और यहाँ मेरे पास 6 खाली रह गया। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रांत। प्रांत कहते हैं डोमेन को। तो प्रांत क्या है? प्रांत कहते हैं जो x की वैल्यू है, जिससे हमारे पास प्रतिबिंब बना है। तो प्रांत क्या हो गया मेरे पास? 1 2 3 4 5, ये मेरे पास प्रांत हो गया। अब आता है सह प्रांत। इसे कहते हैं हम कोडोमेन। कोडोमेन क्या कहते हैं? कोडोमेन। तो कोडोमेन जो होती है सह प्रांत, जिसमें x के सारे वैल्यू लाई करते हैं, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है। इसमें तो सारे वैल्यू लाई करेंगे 1 से 6 तक, लेकिन प्रांत में केवल वही होंगे जो अवयव तैयार करते हैं, अर्थात जिन अवयव से हमें प्रतिबिंब बनता है, इमेज मिलती है। इसके बाद आती है परिसर। परिसर को हम रेंज कहते हैं। तो रेंज का मतलब होता है जो यहाँ पर दिए गए हैं, जो प्रतिबिंब है किसी न किसी के, 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है हमें एक सेट A दिया है, उसमें 1 और 2 एलिमेंट हैं। एक सेट B दिया है, 3 और 4 है। तब हमें A से B में संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर किसी क्वेश्चन में इस प्रकार संबंधों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? A क्रॉस B कर लेंगे। तो देखो A लिखेंगे 1 2 और 3 4, 1 3 1 4 2 3 2 4, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ A क्रॉस B जो मैंने A की B से गुणा की है, उसमें A क्रॉस B जो संबंध तैयार हुआ है, उसमें अवयवों की संख्या कितनी है? अर्थात एक अवयव ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये इस तरह बन गया। तो यहाँ n लगा देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट A गुणा B कितना आया? 4 आया। तो अतः उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी? सबसेट बोलते हैं उप समुच्चयों को। संख्या 2 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। 2 की पावर 4 16 हो जाएगी, और इसे ही हम संबंधों की संख्या कहते हैं। अर्थात हम A क्रॉस B जो करेंगे, उसके द्वारा हम 16 संबंध बना सकते हैं। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? मुझे केवल ये बताना है कि कौन फलन है और कौन फलन नहीं है। तो इसका पता लगाने के लिए एक बहुत छोटा सा तरीका है। मान लीजिए ये x है और ये y है। इसमें x के अंदर अवयव है, एलिमेंट है, और उनके प्रतिबिंब इधर y में बनेंगे। y रेंज होता है और x डोमेन होता है। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 1। 3 की वैल्यू कितनी है? 1। 4 की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ ध्यान से देखना है, जो x की वैल्यू हैं वो अलग अलग होनी चाहिए।
वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए। तो क्या है ये? x का प्रत्येक मान अलग अलग है, अतः यह फलन है। इसी प्रकार दूसरा दिया है 2,2, 2,4, 3,3, देखो इधर यहाँ x के मान एक जैसे हैं। देखो R में x के मान एक जैसे हैं, तो देखो ऐसा तो हो सकता है जब हम इस तरह से बनाते हैं तो इस प्रकार तो बन सकता है कि किन्हीं दो अवयवों का प्रतिबिंब एक हो, लेकिन ऐसा नहीं बन सकता कि एक अवयव के दो प्रतिबिंब हो। अगर आप इसे बना के देखेंगे इस प्रकार से तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आपको ये बना कर दिखाता हूँ इस प्रकार से, तो देखो 2 की वैल्यू 2 और 2 की वैल्यू 4, तो अवयव तो एक है और उसकी वैल्यू 2 हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो रेंज हैं वो एक जैसे हो सकते हैं, परंतु डोमेन के जो मान हैं वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ x के मान अर्थात यह फलन नहीं है। इसी प्रकार से एक तीसरा खंड और दिया है, उसमें लिखा है 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6 और 6,7। ध्यान से देखेंगे ये भी R एक संबंध है, परंतु यहाँ x के सभी मान अलग अलग हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या है? फलन है। जबकि यहाँ x के मान एक जैसे थे इसलिए ये फलन नहीं था। इस प्रकार जो समुच्चय सिद्धांत है कक्षा 11 के लिए, उसके मैंने 15 मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन क्वेश्चनों को करने में आनंद आएगा और आप इस जैसे क्वेश्चन और भी अभ्यास के रूप में अपने आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हों, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।